नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आपको हम बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव में बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार के 40 सीटों पे किस दल और किस पार्टी या किस गठबंधन का दबदबा है और आगे सीट किसका निकलने वाला है। हमारे साथ है विशेषज्ञ कहिए हरकेश्वर राम जी, जिनको पूरी बात हम पूछेंगे बारी बारी से हर सीट के बारे में या जो भी कुछ अनुमान होगा ये बताएंगे। तो हरकेश्वर बाबू, बताया जाए कि क्या बिहार की स्थिति परिस्थिति रहेगी लोकसभा। देखिए, अभी जो लोकसभा 2024 चुनाव होने वाला है और दोनों गठबंधन, दो प्रमुख गठबंधन, एक तो एनडीए का गठबंधन पहले से था ही और एक नया गठबंधन बना है इंडिया, तो दोनों में आमने सामने का लड़ाई आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है देश में, बिहार में खासकर, कि ये पार्टियों का गठबंधन तो हो गया लेकिन सामाजिक गठबंधन अभी तक नहीं हो पाया। वोट ट्रांसफर इंडिया में जो सामाजिक गठबंधन है, तो मान लीजिए आप कह सकते हैं कि जो नेताओं का जो गठबंधन होता है तो उनके जाति के लोग प्रभावित हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं, लेकिन जिस जाति का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं है वो फ्री रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बिहार में जो हो रहा है, आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन शेड्यूल कास्ट का कोई बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है। अगर आमतौर पर आप देखिएगा कि शेड्यूल कास्ट का बड़ा चेहरा कौन है बिहार में, तो बड़ा चेहरा में जीतनराम मांझी है। जीतनराम मांझी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। इधर नया में उभर रहे, मान लीजिए कि चिराग पासवान, तो वो भी मान लीजिए कि एनडीए में है। नया नया कुछ पार्टी लोग बनाया, वो कहीं नहीं है, मतलब इंडिया में तो कम से कम नहीं है। जैसे जगदीश बाबू का एक पार्टी है, एक सूर्योदय पासवान की पार्टी है और एक और माजपा एक पार्टी है, एक आसपा माले की पार्टी है। तो कोई भी जो शेड्यूल कास्ट की जो पार्टी है, मतलब शेड्यूल कास्ट मत कहिए, शेड्यूल कास्ट के नेतृत्व में जो पार्टी है वो पार्टी इंडिया के साथ नहीं, एक भी पार्टी इंडिया के साथ नहीं है। और ये लोग अनुमान लगा कि दलित वोट हम ही को मिलेगा, बीजेपी को हराना है, तो कैसे संभव है? नहीं संभव है। उसी तरह से इधर आप देख रहे हैं ये अति पिछड़ों का सवाल जो इधर सामने उभर कर आ रहा है। तो 2 दिन पहले मैंने देखा कि रामबली सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में एक कर्पूरी रथ निकला है और पूरे बिहार में घूम घूम कर मान लीजिए कह रहा है कि पिछली सरकार ने नीतीश के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हालांकि इसमें बीजेपी दोनों मिल के किया था, कि कर्पूरी जी का जो मूल पिछड़ा वर्ग था तो उसमें और बाहर के जातियों को शामिल कर दिया गया, मजबूत जातियों को। नतीजा क्या हो रहा है कि जो बाहर से जाति आई है, जो कर्पूरी ठाकुर के मूल पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग थे, वो बाद में जुड़े हैं, वही सब हिस्सा ले रहे हैं। अभी जो आपका चुनाव हुआ जिला परिषद अध्यक्ष का, 7 में 6 वही आ गए। अब मात्र एक आदमी आया, तो वो आंदोलन जो है वो चल रहा है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आज हमको बात हुआ, एक कर्पूरी जनता दल बना है, तो उसके मान लीजिए कि जो अध्यक्ष हैं, तो उनसे आज मेरी बात हो रही थी। आज उन्होंने हमको टेलीफोन किया था, बातचीत हुई थी, तो कहा कि सर ये बिहार में स्थिति है कि अति पिछड़ा वर्ग तो नीतीश के साथ जाने से रहा। काफी आक्रोश है, काफी आक्रोश है कि नीतीश के साथ जाने से रहा, लेकिन भय है कहीं ऐसा नहीं कि नीतीश से गुस्सा के क्रम में वो बीजेपी में चला जाए, तो और ज्यादा खतरनाक पोजीशन हो जाएगा, वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसलिए अति पिछड़ा और दलित, ये दोनों जो वोट बैंक है, ये अभी इंडिया के साथ नहीं है। एनडीए में कुछ पार्ट मान लीजिए कि दलितों का है, कुछ पार्ट, लेकिन मोस्टली लोग नहीं चाहते हैं कि हम एनडीए में जाएं। एनडीए को लोग हराना चाहते हैं, इसलिए कि संविधान का विरोधी मानता है कि वही एनडीए है, मतलब बीजेपी है। लेकिन सवाल उठता है कि ये संविधान बचाने वाले जो हैं
ये भी तो संविधान का खुला खुला उल्लंघन किए हुए हैं। वो तो करेगा, आशंका है, आप कर चुके। शेड्यूल कास्ट के सूची में किसी को शामिल कर लेना, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म कर देना, वरीयता को आप खत्म कर देना, स्कॉलरशिप को खत्म कर देना, और जो पैसा मान ले कि शेड्यूल कास्ट का फंड आता है अलग से, और उस फंड को डाइवर्ट कर देना। लगाना था शिक्षा में, लगाना था गरीबों को आगे बढ़ाने में, उसको बिजनेस में लगाना था, उसको व्यापार में आगे बढ़ाना, तो उसको पैसा को आप कहाँ लगा दिए? आप लगा दिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, आप लगा दिए विद्युत विभाग में, आप लगा दिए कहीं कहीं। तो ये लोगों को समझ में बात आने लगी है। तो जहां हमको प्रोटेक्शन मिलता है तो उस प्रोटेक्शन नहीं देके उल्टा आप काम कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जागरूक जो लोग हो रहा है, तो धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा वर्ग दोनों से नाराज। अब मालूम होना चाहिए कि दोनों का पॉपुलेशन कितना है। दोनों अगर मिल गया है तो दोनों का पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है, 65% के आसपास है। तो अगर 65% आज अगर कहीं नहीं है, अगर कोई हवा में बात कर रहा है कि इंडिया जीत रहा है, कोई कह रहा है कि इंडिया जीत रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि दोनों का सामाजिक गठबंधन नहीं हुआ है, और अंततः शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अति पिछड़ा यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। लेकिन अभी तक उहापोह की स्थिति में है। बीजेपी को वोट नहीं करने देना चाहता है, नीतीश से भी नाराज है। अब इसी बीच में झूल रहा है कि आगे करना क्या है। तो अगर कहीं एनडीए की तरफ झुकाव बढ़ा तो एनडीए भारी पड़ जाएगा। अगर ये लोग उसको संभाल लिया, कौन? इंडिया के लोग अब संभाल लिया, और दलितों के साथ जो छल हुआ है, अति पिछड़ों के साथ छल हुआ है, अगर उसको आप सुधार लेते हैं तब आप भारी पड़ जाइएगा। यही मान लीजिए पोजीशन है। अन्यथा और ये भी चर्चा चल रही है कि भाई दोनों को नहीं देता तीसरा कौन है, कैसे रास्ता निकले। तो अगर कहीं सामाजिक समीकरण बन गया तो दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। ये मान लीजिए बिहार का पोजीशन आपका हम बता रहे हैं। अभी उहापोह में स्थिति है, कोई स्पष्ट निर्णय करने का पोजीशन नहीं कि कौन भारी पड़ेगा कौन नहीं भारी पड़ेगा। क्योंकि नीतीश से कम मान लीजिए कि लोगों को गुस्सा नहीं है, बीजेपी से ज्यादा ही गुस्सा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। लालू जी से उतना नहीं है, लेकिन नीतीश से अति पिछड़ा और दलित दोनों को परेशानी मालिक हो गया। और दोनों गुस्सा, दोनों इसलिए कि उन्होंने इन वर्गों के खिलाफ अहित में काम किया। देखिए, नीतीश कुमार जी की बात आपने की है, तो अगर नीतीश कुमार जी इंडिया के तरफ आ गए, इंडिया गठबंधन के तरफ से, तो लोकसभा में खासकर बिहार में फायदा है या नुकसान है लोकसभा बिहार में? नहीं, देखिए फायदा तो स्वाभाविक है कि उनका जो वोट बैंक है 10 से 15% मान लें कि उनका अपना वोट बैंक है, तो कर सकते हैं, तो वो तो लाभ तो होगा। लेकिन अगर यहाँ से इनके आने के चलते अगर दलित वर्ग और ये मान लें अति पिछड़ा निकल के अगर कहीं उधर चला गया, तब क्या होगा? वो लेनी के देनी पड़ जाएगा। एक तरह से नीतीश कुमार एसेट्स नहीं हो के लाइबिलिटीज हो जाएंगे, बोझ हो जाएंगे बिहार के नाम पर, और इंडिया के लिए बोझ हो जाएंगे, ये एसेट्स नहीं हो पाएंगे। तो अभी समय है कि अगर ये लोग अपने आप में सुधार ले, तब तो लड़ाई मजबूत होगा और इंडिया भारी पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं संभले, लालू जी और नीतीश जी अगर नहीं संभले, तो वो स्थिति होगा कि एनडीए अगर भारी पड़ जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। एनडीए के तरफ जो भी नामी ग्रामी चेहरे हैं, दलित हो पिछड़े हो, वो सारे चेहरे उस तरफ है। क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा दलितों का, अति पिछड़ा का एनडीए के तरफ? जी, क्योंकि चेहरा जो भी है वो एनडीए के तरफ। पासवान कहाँ जाएगा? पासवान का कहीं दूसरी जगह चेहरा है नहीं। इंडिया गठबंधन में कोई भी मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट का बड़ा चेहरा नहीं है, तो क्या वोट ट्रांसफर एकदम हो जाएगा। जाति के देख कर होता ही ना है। जब लालू जी को देखकर यादव एक तरफा हो जाता है, नीतीश को देख के कुर्मी चला जाएगा, तो चिराग को देख के दूसरा क्यों नहीं जाएगा? मांझी को देख के मुसहर क्यों नहीं जाएगा? तो ये स्वाभाविक है। मांझी जी के अगर एनडीए गठबंधन में है, तो क्या पूरे मांझी वोट ट्रांसफर? पूरा देखिए, पूरा मांझी नहीं, मांझी के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मांझी और पासवान में थोड़ा अंतर है। अच्छा। मांझी का ये स्थिति है कि मांझी में ज्यादा थोड़ा सा गरीबी है, ज्यादा अशिक्षा है, तो उन लोगों को कोई पैसा के बल पर इधर उधर भटका सकता है। पासवान में साथ ऐसा नहीं होता है। पासवान जिधर जाता है अपना वोट गिरा देता है, वो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होता है। लेकिन मुसहर में संभावना है। लेकिन अगर वो भी होगा तो पैसा से अगर भटकाने की बात होगा
तो बीजेपी उसमें भारी पड़ेगा, इसलिए मैक्सिमम वोट बीजेपी लेके चला। अच्छा, मुकेश सहनी की बात किया जाए, वो लोकसभा में कितना मतलब प्रभावी रहा? देखिए मुकेश सहनी अपने लोगों को हाँ। बता रहे हैं, अपने जागरूकता फैला रहे हैं, हाँ। और लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो अति पिछड़ा वर्ग में है, खासकर मल्लाह हाँ। और उनकी जाति के लोग हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हाँ। जो असंभव है, हाँ। वो है ही नहीं। हाँ। तो लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा दूसरा कोई उपाय उसमें नहीं है, तो संभव ही नहीं है। उनका झुकाव किस तरफ लग रहा है? कहीं नहीं, उनको तो सिर्फ अपना मुद्दा बना के लोगों को शोषण कर रहे हैं, वो अपने ही लोगों को शोषण कर रहे हैं। अच्छा। और अंततः लोग उनको छोड़कर भाग जाएगा, इसलिए कि उनका एजेंडा ही गड़बड़ है। अच्छा। एजेंडा ही गड़बड़ है, तो एकदम कहीं के नहीं रहेगा। सर, जो मूल बात है जो आपने कहा, 40 सीट में कितना कितना सीट मतलब आपके अनुमान से इधर अभी तक बराबरी का है, बराबरी का? हाँ। मतलब 20-20 सीट का? हाँ, अभी तक बराबरी का टक्कर है, लेकिन अगर अति पिछड़ा वर्ग उधर पूरा झुक गया एनडीए की तरफ, हाँ। तो 30-10 का हो जाएगा। 30-10। हाँ, अगर इधर रह गया, हाँ। तो इधर 30 है, उधर 10 हो जाएगा। अच्छा। यही मतलब की पोजिशन होना है। मेन फैक्टर अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट होना है। तो ये दोनों पार्टियां जो है खास कर कौन उसको अपने पक्ष में कर लेता है, तो इनको ज्यादा नहीं करना, इनको जो गलत किए हुए हैं उसमें सुधार करना। अगर ये नहीं करेंगे तो अति पिछड़ा वर्ग तो रोहिणी आयोग बुला दिया, अगर रिपोर्ट में कुछ आगे कर देगा तो अति पिछड़ा हो जाएगा उधर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में हम अभी बात हमारी पूरी नहीं हो सकी इस चर्चा का, लेकिन फिर हम अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे इसी चीज को लेके कि क्या लोकसभा में कितना सीट किस पार्टी को मिलेगा और क्या कुछ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और ये सेशन हम चाहते हैं कि आगे भी चले, ताकि अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस पर हम लगातार विस्तार से आपको खबरें देते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।